अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 11 बनता है हमारा। तो जिसका नेम है साउंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग साउंड के अबाउट डिस्कस करेंगे कि साउंड जो है वो किस तरह से पैदा हो रही है, नेचर ऑफ साउंड क्या है, साउंड की क्वालिटी क्या है, साउंड की लाउडनेस क्या है। मीन्स के साउंड के अबाउट जितना भी हमारा वो जो नॉलेज है हम लोग साउंड के अबाउट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज साउंड वेव्स। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के अबाउट डिस्कस किया था, तो ऐसे लाइक इसमें भी साउंड वेव्स हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें वाइब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। मीन्स कि हम लोग किसी भी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, एज सेम लाइक साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। इसी तरह से साउंड जो पैदा होती है वो किस तरह से पैदा होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज से पैदा होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से अगर हम लोग इसमें बात करें तो हमें साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। सपोज कि ये हमारे पास एक एयर मीडियम है। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग बोलेंगे तो हवा के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी। तो जिस वक्त वाइब्रेशन पैदा होगी तो इससे क्या होगा कि दूसरे इंसान तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुंच सकती है। तो हम लोग इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स। क्या होता है कि जिस वक्त हम लोग बॉडीज जो है वो वाइब्रेट होती हैं तो एयर आल्सो वाइब्रेट्स। क्या होता है कि एयर जो है वो वाइब्रेट होती है। तो जिस वक्त एयर वाइब्रेशन पैदा करती है, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर्स, तो क्या होता है कि हमारे कानों में वो जो हवा होती है वो हवा के ज़रिए हमारे कानों तक आवाज़ पहुंचती है। तो यहाँ से हम लोग ये बात अखज़ कर सकते हैं कि साउंड वेव्स किस तरह से, साउंड जो है वो किस तरह से पैदा होती है। सिंपली अगर हम लोग इसमें बात करें साउंड जो है वो वेव्स के थ्रू पैदा होती है। वेव्स किस तरह से पैदा होती है, वो वाइब्रेशन के थ्रू पैदा होती है। और वाइब्रेशन क्या काम करती है कि हमारे किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करने के बाद वो वेव्स पैदा होती हैं। वेव्स जो है वो हमारे कानों तक आवाज़ लेके आते हैं। इसकी हम लोग एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज एक आदमी किसी बंद कमरे में खड़े होकर बोल रहा है। ठीक है, तो जिस वक्त वो बोलेगा तो क्या होगा कि जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, जिस वक्त वो डिस्टर्ब होंगे तो हमारी वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगी और क्या होगा कि हमारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाएगी। ऐसे लाइक इसमें हम लोग एक गिटार की भी बात कर सकते हैं कि गिटार किस तरह से, सपोज ये हमारे पास एक गिटार है, तो आपने डायग्राम में देखा कि इस गिटार के ऊपर ना वो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। तो क्या होता है कि जिस वक्त हम लोग उनको स्ट्रिंग्स को हिलाते हैं, हरकत देते हैं, तो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। जिस वक्त वाइब्रेशन पैदा होगी तो हमारे तक प्रोड्यूस साउंड वेव्स, तो साउंड आवाज़ की वेव्स पैदा होंगी तो हमारे कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। अब ये हमें साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए तीन ये जो है इसकी कैटेगरीज चाहिए होती हैं। कहते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड रिक्वायर्स मटेरियल फॉर देयर प्रोपगेशन। मीन्स के साउंड को किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत होती है। फिर कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो फर्स्ट वाला जो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करते हैं। अक्सर हम हमारे स्कूल की लेबॉर्ट्रीज के अंदर एक ट्यूनिंग डिवाइस पड़ी होती है जिसको हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। इसने एक ख़ास किस्म की आवाज़ जो वो पैदा करने के लिए होता है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तो हम लोगों ने क्या किया, रबर हैमर के साथ इसको हम लोगों ने वाइब्रेट किया, यानी इसको पुश अप किया रबर हैमर के साथ। जिस वक्त हम लोग इसको रबर हैमर के साथ पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये इस तरफ इधर उधर आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये जो हरकत होती है इट मीन्स के वाइब्रेशन क्रिएट हुई। जब वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो क्या होगा कि उसको हम लोग अपने कान के करीब करेंगे तो हमें एक खास किस्म की साउंड आवाज़ जो वो सुनाई देगी।
इट मीन्स के साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, के आवाज़ जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से पैदा होती है। अच्छा, इसको हम लोग अब एक मजीद एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। इसमें हम लोग ये बात कंफर्म करते हैं कि ये वाकई तौर पे ये वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर एक रस्सी बांधी, ऊपर इसको फिक्स किया और यहाँ पे एक रस्सी बांध ली। ठीक है, अब जिस वक्त हम लोग यहाँ पे रस्सी बांध के साथ में क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग इसको रबर हैमर के साथ पुश करेंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वाइब्रेशन आप कंफर्म कैसे हो रहा है, क्रिएट हो रही है। ये क्या करेगा कि हमारे पास चूंकि सिंपल पेंडुलम टाइप है, तो क्या होगा कि ये बाल है और बाल को क्या करेगा, ये उस तरफ पुश कर देगा। ठीक है, चूंकि वाइब्रेशन क्रिएट हुई है और ये बाल को इस तरफ पुश कर देगा। ये आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन हमें ये बता रही है कि इसके इस बाल को हरकत मिली है। इट मीन्स कि वाकई तौर पे जिस वक्त हम लोग रबर हैमर के साथ इसको पुश करेंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो यहाँ इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से भी प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट वन इज साउंड रिक्वायर्स मटेरियल फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, यानी कि उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि साउंड को किसी ना किसी मटेरियल की, किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। ठीक है, सो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल वेव है। इसको भी हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं कि ये हमारे पास एक ग्लास जार है, मीन्स कि ये हमारे पास सिंपली ग्लास वेव है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक बेल लगी है, इलेक्ट्रिक बेल, और इसके ऊपर एक पावर सप्लाई है, मीन्स के बटन लगा हुआ है। तो क्या होगा कि इसके नीचे एक वैक्यूम पंप है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से पावर सप्लाई को ऑन किया। जिस वक्त हम लोग पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो हम लोग फील कर सकते हैं कि हमें जिस तरह से बेल की आवाज़ सुनाई देती है, इसी तरह से हम बेल की आवाज़ जो है वो सुनाई देती जाएगी। अब हम लोगों ने क्या किया, वैक्यूम पंप नीचे से क्या किया कि वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया। वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि वहाँ से हवा को निगलेक्ट कर लेना, यानी हवा को निकाल देना। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इससे जो है वो हवा को बाहर निकाल लेगा। अब जो हवा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती जाएगी तो क्या होगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता बेल की आवाज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बेल की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है। हालांकि बेल तो चल रही है, पावर सप्लाई ऑन है, लेकिन क्या है कि हमें बेल की आवाज़ नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ से यहाँ से सारी की सारी हवा को बाहर निकाल दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा से वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर हवा चली जाएगी। अब जो हवा अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है कि हमें फिर से आहिस्ता आहिस्ता बेल की आवाज़ आना शुरू हो गई है। इट मीन्स दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो साउंड वेव्स हैं वो जो ट्रैवल करती हैं वो हवा के ज़रिए या किसी ना किसी मीडियम के ज़रिए ज़रूर वो ट्रैवल करती हैं। तो साउंड रिक्वायर्स मटेरियल को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को डिस्कस करते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल ऑफ साउंड वेव्स में हमें वो ये बात कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है। इसको अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि सपोज फर्स्ट वाली में अगर हम लोग देखें तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो जिस वक्त हम लोगों ने इसको रबर हैमर के साथ पुश किया, ये एक सिंपली हालत में पड़ी है और ये सारी हमारे पास एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस वक्त हम लोग इसको रबर हैमर के साथ पुश करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया। तो जब ये रबर हैमर के साथ वो करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो क्या होगा कि इसके करीब जो एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर पार्टिकल्स हैं, इसको ये डिस्टर्ब कर देगा और ये एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब चले जाएंगे। इट मीन्स कि इसमें कंप्रेशन यहाँ पे बन रही है हमारे पास। बाकी जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वैसे वैसे रहेंगे। अब क्या होगा कि कुछ ही देर के बाद ये जो कंप्रेशन है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, जैसा कि इस केस में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये कंप्रेशन नेक्स्ट मूव कर जाएगी, तो बाकी जो पीछे से ये वाली जो जगह थी यहाँ पे ये बिल्कुल खाली हो जाएगी। अब चूंकि इसको पार्टिकल्स ने इसको कवर भी करना है,
तो क्या होगा कि यहाँ पे ये खुले खुले पार्टिकल जो है वो आ जाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है कि लाइन जो है वो खुली खुली है, और ये कंप्रेशन जो है वो यहाँ से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ से फिर स्पेस खाली रह जाएगी, यहाँ पे खाली स्पेस को कवर करने के लिए फिर खुली खुली ये लाइंस बन जाएंगी। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ वेव्स में क्या होता है, सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी हवा में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से भी हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, साउंड वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द एयर, जो है वो साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है थ्रू द एयर, मींस के ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने साउंड वेव्स को डिस्कस किया। मजीद लेक्चर के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।